हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंटेक्स एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ देख लीजिए। हमने सारे इंटेक्स जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस किया है। फिलहाल इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंटेक्स 5 हो चुका है हमारा। अब हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक हमारा सोल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर दे रहा है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जो बेसेस होते हैं ना, बेसेस ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, और इनकी बेसिस की पीएच जो होती है वो 7 से काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब 7 से काफ़ी नहीं, मतलब 7 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, और ब्लू जो चेंज कर देता है वो बेसिस होते हैं, और बेसिस की जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो यही एक है जिसका 7 से ज़्यादा है पीएच, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में 2 देखते हैं क्या है। अ सोल्यूशन react with crushes egg cells to give a gas that terms lime water milky. The solution contain, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सोल्यूशन है जो हमारे क्रस्ड एग शेल्स हैं, यानी कि जो अंडे के छिलके हैं, उनके साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो वो गैस क्या हो जाता है, टर्न वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को क्या कर दे रहा है, मिल्की कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि दूधिया कलर में चेंज कर रहा है। तो बिल्कुल दूध की तरह हो जा रहा है लाइम वाटर पहले ट्रांसपेरेंट होता है, फिर क्या होता है वो मिल्किश में कन्वर्ट हो जाता है। वो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, द सोल्यूशन कंटेन HCl विच रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। गैस एक्शियल कंटेन सोडियम कैल्शियम कार्बाइड। कह रहा है कि जो हमारा सोल्यूशन था वो था हमारा HCl। अगर हम HCl की रिएक्शन क्रस्ड एक्सेल से करते हैं तो एक ऐसा गैस रिलीज होता है जो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। वो कौन सा गैस होता है, वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं, अच्छा हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया, जो हमारा एग शेल्स होते हैं ना, एग शेल्स ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, उसके साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है और वाटर भी निकलता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ये जो हमारा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यही गैस क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 3। 10 मिलीलीटर ऑफ सोडियम solution of sorry solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl. If we take 20 milliliter of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be। कह रहा है कि 10 मिलीलीटर कोई सोल्यूशन ले लेते हैं हम, NaOH की सोल्यूशन है जो हमने 10 मिलीलीटर ले लिया है। अगर वो 8 मिलीलीटर HCl सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, अगर हम 20 मिलीलीटर NaOH को ले लेते हैं तो कितना मिलीलीटर हमें HCl रिक्वायरमेंट होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब क्वेश्चन का ये है कि NaOH अगर हम 10 मिलीलीटर लेते हैं, ठीक है, तो 8 मिलीलीटर अगर हम HCl ले लेते हैं उसमें डाल देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अगर हम NaOH 20 मिलीलीटर ले लेते हैं तो कितने अमाउंट में हमको ये चाहिए होगा HCl उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 4 मिलीलीटर, 8 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर या फिर 16 मिलीलीटर। तो ये एक तरह का हमारा न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। 10 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज 8 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ HCl। 10 मिलीलीटर जो हमारा NaOH होता है वो 8 मिलीलीटर सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है HCl सोल्यूशन। ठीक है, 10 20 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH न्यूट्रलाइजेस, इसका हम ये रिएक्शन करते हैं 20 इंटू 10 20/10 इंटू 8, दैट इज 16 मिलीलीटर ऑफ HCl सोल्यूशन। ये 16 मिलीलीटर HCl सोल्यूशन अगर हमारे पास हो तो हम 20 मिलीलीटर NaOH सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आप एक क्वेश्चन देख लीजिए ये कैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग, Which one of the following types of medicine used for treating indigestion?
अगर हमारा इंडाइजेशन हो जाता है, यानी कि खाना अगर नहीं पचता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए किस टाइप के मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं? तो जो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है वो हमारा एंटासिड होता है। एंटासिड यूज़ करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इंडाइजेशन के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट word equation and balanced equation for the reaction taking place when dilute sulfuric acid react with zinc granules। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल के साथ कराते हैं, H2SO4 के रिएक्शन अगर Zn के साथ कराते हो तो क्या होगा? यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और H2 बन जाएगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंसिंग काफ़ी ईजी होगी इसकी। बैलेंसिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, बैलेंसिंग मैंने कई वीडियोस में बताया है, पिछले चैप्टर में भी बैलेंसिंग थी, मैंने बताया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन के साथ हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? HCl के साथ अगर हम मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन कराते हैं तो MgCl2 बनता है, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन एल्युमिनियम पाउडर के साथ कराते हैं तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन एल्युमिनियम पाउडर के साथ कराएंगे तो बनता है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी हमारा रिलीज होता है। अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन अगर आयरन फिलिंग के साथ करा देते हैं, HCl की रिएक्शन अगर आयरन के साथ करा देते हैं तो हमारा FeCl2 बनता है, दैट इज फेरिक क्लोराइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, आप देखिए सब में हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है इसकी बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 6, compound such as alcohol and glucose contain hydrogen but are not categorized as acid, describe an activity to prove it। कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कोहल्स हो गए, ग्लूकोज होते हैं, इनके पास हाइड्रोजन्स होते हैं, लेकिन ये जो अल्कोहल्स ग्लूकोज होते हैं ये हमारा एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, इनको एसिड्स में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये इनको जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, वो इलेक्ट्रिसिस करते हैं वाटर के साथ इनको जैसे हम ऐड करते हैं, डिसोसिएट कराते हैं, तो ये अपने हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो होते हैं ये इनको एसिड नहीं कहा जाता। इसके लिए हमें एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, इसको हमें एक्टिविटीज़ करनी है, उसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमारे हैं अल्कोहल ग्लूकोज ये हमारे एसिड्स नहीं हैं। ठीक है, 2 nails आर फिटेड ऑन अ कॉर्क केप्ट इन 100 मिलीलीटर बीकर। कह रहा है कि एक 100 मिलीलीटर का हमके बीकर ले लेना है हमें, उसके कॉर्क में 2 हमें नेल्स फिट कर देने हैं। ठीक है, द नेल आर कनेक्टेड द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। क्या करना है, जो हमारा वो नेल था, दोनों नेल्स को हमें 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कराना है, उसको एक बल्ब और स्विच के साथ कनेक्ट करा देना है। सम डाइल्यूट HCl इज poured इन अ बीकर एंड द करंट इज स्विच्ड ऑन। हमें क्या करना है, उस बीकर के अंदर कुछ HCl सोल्यूशन डालने हैं, डाइल्यूट HCl, उसके बाद हमें उसे जला देना है। द सेम एक्सपेरिमेंट इज देन परफॉर्म्ड विद ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन। वही सेम एक्सपेरिमेंट हमें ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ भी करना है और अल्कोहल सोल्यूशन के साथ भी करना है, यानी कि एक बार हमें HCl बीकर के अंदर डालना है, एक बार हमें ग्लूकोज डालना है और एक बार अल्कोहल डालना है। तो हमें तीनों में इसके ऑब्जर्वेशंस चेक करने हैं। ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चलेगा कि द बल्ब ग्लोज इन HCl सोल्यूशन, जो बल्ब होगा वो HCl सोल्यूशन में ग्लो कर जाएगा, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जो हमारा डाइल्यूट HCl होता है ना, ये H+ आयंस रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, जिसके वजह से हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वहीं ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं वो कोई इलेक्ट्रॉन्स या फिर H+ आयन हमारा रिलीज नहीं करते हैं, इसकी वजह से ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए आप, ये पूरा हमारा ये पूरा डायग्राम है, आप डायग्राम भी देख लीजिए। को कैसे हमने यहाँ पे बीकर में डाला है और उसके साथ उसकी डिसोसिएट कराया उसको एक तरह से, यहाँ पे HCl है और यहाँ पे ग्लूकोज और हमारा जो अल्कोहल सोल्यूशन था इसको कराया है। रिजल्ट भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द एक्वस सोल्यूशन HCl डिसोसिएट H+ एंड Cl- आयन, जैसा मैंने बताया आपको H+ और Cl- आयन में एक डिसोसिएट हो जा रहा है, H+ आयन जो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। द आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन रिजल्टिंग इन ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। जो आयंस होते हैं, ये भी आयन है, ये भी आयन है, हमारे आयंस क्या करते हैं, उसको ग्लो कराते हैं। द अदर हैंड द ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, हमारे डिसोसिएट आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है ग्लूकोज, देयरफॉर द बल्ब डज नॉट ग्लो, इसलिए बल्ब हमारा ग्लोज नहीं करता है। इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। सो अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, क्योंकि हर हाइड्रोजन हमारा जो होता है वो
वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा पाता है, आयंस में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, इसलिए हम उसको एसिड में नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेर एज रेन वाटर डज? कह रहे जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्टिल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन्स नो आयनिक स्पीसीज। पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्यों इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट थे, H+ और Cl- आयंस प्रेजेंट थे। यहाँ पे डिस्टिल वाटर में क्या होता है, इसको डिस्टिल कर दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी आयनिक स्पीसीज उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं पे हमारा जो रेन वाटर होता है वो इम्प्योर फॉर्म होता है वाटर का, ये पूरी तरह से प्योर नहीं होता और उसके अंदर कई सारे आयंस होते हैं, एसिड्स होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। वहीं पे प्योर वाटर जो होता है ना, और डिस्टिल वाटर काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर कोई आयनिक स्पीसीज नहीं होती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? कह रहा है जो हमारा एसिड होता है वो अपनी एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर पाता है एब्सेंस ऑफ वाटर के एब्सेंस में। पिछले भी कई वीडियोस में इंटेक्स साइज के क्वेश्चंस की वीडियोस में मैंने इसका आंसर बताया है, ये आंसर्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे भी पूछे गए थे। एसिड कैन ओनली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर। कह रहा है जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, यही एसिड सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही डिसोसिएट कर पाते हैं, यानी कि अगर हम HCl को वैसे ही ड्राई रख दें तो वो ऐसे ही HCl में पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये हमारा H+ Cl- आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आयंस क्या होते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए या फिर एसिडिक बिहेवियर शो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फॉर्म एन एसिड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। जैसा मैंने आपको बताया वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं सिर्फ तभी रिलीज होंगे जब उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 सोल्यूशन ABCD E when tested with universal indicator shows pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic or weakly alkaline? Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. हमें इस जो ये 5 हमें सोल्यूशन दे दिया गया है, सबकी हमें पीएच वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं। हमें बताना है ये कौन सा, इसमें कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रांगली अल्कलाइन है, कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली अल्कलाइन है, सारे की पीएच के हिसाब से, हाइड्रोजन आयंस के इंक्रीजिंग के हिसाब से, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन की इंक्रीजिंग के हिसाब से हमें बताना है। तो न्यूट्रल जो होता है वो पीएच होता है जो हमारा डी होगा, पीएच 7 होता है। जो न्यूट्रल हमारा होता है उसका पीएच जो होता है मेरा हमेशा 7 होता है। ठीक है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, जो हमारा सोल्यूशन डी है। स्ट्रांगली अल्कलाइन यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो बेस सबसे ज़्यादा किसका 7 से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर पीएच हमारा ठीक है 7 से ज़्यादा है तो हमारा बेस होगा। एसिड जो होता है उसका पीएच जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 यानी कि 7 से काफ़ी ज़्यादा है तो हमारा पीएच हो जाएगा, बेस हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रांगली अल्कलाइन हो जाएगा। स्ट्रांगली एसिडिक ये हमारा 7 से काफ़ी ज़्यादा कम है 1, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। वीकली एसिडिक, एसिड क्या है वीक है, ये 7 से थोड़ा ही कम है 4, इसलिए हमारा ये वीक एसिड हो जाएगा। और वीकली अल्कलाइन 9 हो जाएगा क्योंकि ये 7 से थोड़ा ही ज़्यादा है। ठीक है, द पीएच कैन बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस में हमें लिखना है किसके पास हाइड्रोजन आयंस सबसे ज़्यादा होंगे, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। हमें पता होता है, हमें पता भी है कि जो एसिड्स होते हैं उसके पास हाइड्रोजन आयंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको बेस से एसिड तरफ लिख देंगे और ये हमें क्या बताएगा, इंक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन are taken in the test tube A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A. While acidic acid CH3COOH is added to the test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? कह रहा है कि क्या हो गया, एक इक्वल लेंथ के 2 मैग्नीशियम रिबन ले लिया गया है। एक मैग्नीशियम रिबन में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, वाइल दूसरे को हमने एसिटिक एसिड में डाला। कौन से सॉल्यूशन में डालने पर हमारी जो फिजिंग होगी वो काफ़ी विगरसली होगी, काफ़ी तेज़ होगी, और ऐसा क्यों? तो इसमें मैक्सिमम जो है ना वो उसके ऊपर क्वेश्चन है
कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के ऊपर। तो हम देख लेते हैं सोल्यूशन। द फिजिंग ऑकर्स स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए। फिजिंग जो होगा वो हमारा ए टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और इसके पास H+ आयंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा H+ आयंस को इंक्रीज कर सकता है, जनरेट कर सकता है। CH3 COOS जो होता है हमारा काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, वीकर एसिड होता है, ठीक है ना। Therefore, HCl produce hydrogen gas as faster rate due to which fizzing occur। इसलिए HCl गैस जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिससे फिजिंग काफ़ी तेज होता है इसमें। ठीक है बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।